Earth's Last Days, The Invasion। अध्याय 31 सत्य सीरम। चिकित्सक 2 इंजेक्शन पॉड लेकर आगे बढ़ा। यह वही चिकित्सक था जो पहले आया था। वह शैडिक और उसके साथी के पीछे खड़ा हो गया और धैर्यपूर्वक फ्लीट कमांडर के निर्देश का इंतजार करने लगा कि कैदियों में से किसे पहले सीरम का इंजेक्शन लगाना है। फ्लीट कमांडर के सिर हिलाने के बाद चिकित्सक ने पहले शैडिक को और फिर कैरी को इंजेक्शन लगाया। कमरे में मौजूद सभी लोग देख रहे थे कि शैडिक और कैरी धीरे धीरे पीले पड़ने लगे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही क्षणों में उनके चेहरे के भावहीन हो गए और उनकी आंखें बेजान सी हो गईं। जब फ्लीट कमांडर को लगा कि अब समय आ गया है, तो उन्होंने शैडिक पर ध्यान केंद्रित किया। शैडिक, तुम जिनके साथ छिपे हो वे सब कहाँ हैं? फ्लीट कमांडर ने शैडिक को ध्यान से देखते हुए सवाल पूछना शुरू किया। शैडिक चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। उसकी आंखें खाली निगाहों से सामने की ओर टकटकी लगाई थीं, मानो उसे कुछ दिखाई न दे रहा हो। बिना किसी झिझक के शैडिक ने जवाब दिया, बंकर में। शैडिक ने शांत स्वर में कहा। बोलते समय उसके स्वर में कोई भावना नहीं थी। उसकी आवाज एक रस थी। उसकी आंखें खाली थीं। सीरम का असर हो चुका था। शैडिक से बात करते हुए फ्लीट कमांडर ने आगे कहा, तुम जिस बंकर में छिपे हुए हो वह कहाँ है? शांत भाव से एक रस स्वर में शैडिक ने उत्तर दिया, बंकर एक घर के खंडहरों के पास एक सुरंग के रास्ते में है। यह जमीन के नीचे एक गुप्त सुरंग में स्थित है जो मेरे साथी के पिछले घर से जुड़ी हुई है। जैसे ही वह शैडिक से स्पष्टीकरण मांगने ही वाला था, फ्लीट कमांडर की नजर कैरी पर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह बिल्कुल सफेद था, उस पर कोई रंग नहीं था। उसकी आंखों और नाक से लाल खून रिसने लगा। खून लाल आंसुओं की तरह बह रहा था। खून की धातु जैसी गंध पूरे कमरे में फैलने लगी। फ्लीट कमांडर की आंखें चौड़ी हो गईं। चिकित्सक, इस इंसान को इलाज की जरूरत है, उसने शांत स्वर में कहा, ताकि शैडिक को पता न चले। सत्य निवारक सीरम के प्रभाव में भी नियति से जुड़े साथी की रक्षा करना संभव है। कम से कम अपनी ही जाति के साथियों के बीच तो ऐसा ही होता है। उसे यकीन नहीं था कि मिश्रित जाति के जोड़े के साथ भी ऐसा ही होगा। चौड़े दरवाजे के पास दीवार से सटकर खड़ा मेडिकल कर्मी दौड़कर आया। उसकी निगाहें लड़की पर टिक गईं। कैरी की हालत देखकर वह सदमे में रुक गया और उसकी नजरें कैरी के खून से लथपथ चेहरे पर टिक गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि स्थिति बेहद गंभीर है। मेडिकल कर्मी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझे उसे मेडिकल वार्ड में ले जाना है। कैरी की हालत देखकर वह सदमे में आ गया। पहले कभी किसी पर इसका इतना गंभीर असर नहीं हुआ था। कुछ मामलों में एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका शरीर इस तरह प्रतिक्रिया करेगा। उसे कुर्सी से निकालने में जितनी देर लगी, उसकी हालत उतनी ही बिगड़ती गई। उसकी आंखों और नाक से खून बह रहा था, जो जमीन पर टपक रहा था। उसकी आंखों के सामने ही उसके कानों में भी खून भरने लगा। उनके आसपास धातु की गंध और भी तीव्र हो गई। गंध दम घोंटने वाली थी। रक्षकों, इसे तुरंत चिकित्सा कक्ष में ले जाओ, बेड़े के कमांडर ने आदेश दिया। वह अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने भी इस तरह की प्रतिक्रिया पहले कभी नहीं देखी थी। रक्षक लड़की को देखकर सदमे से जम गए थे और वहीं रुक गए थे। बेड़े के कमांडर के आदेश ने उन्हें उनके सदमे से बाहर निकाला और वे उसे छुड़ाने के लिए उसकी ओर दौड़े। पहरेदारों के उसके पास पहुंचने से पहले ही वह अचानक चीख पड़ी। दर्द से भरी एक लंबी, तीखी चीख। धातु की कोठरी में उसकी आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी तेज थी कि कानों में चुभ रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने कान ढके। अभी, उसने फिर आदेश दिया। उसकी आवाज तेज थी, क्रोध से भरी हुई। उसकी आवाज उस युवा व्यक्ति की चीखों के ऊपर भी सुनाई दे रही थी। उसकी अपनी घबराहट भी झलकने लगी थी। गार्डों ने झटपट उसे कुर्सी से अलग किया और उठाकर मेडिकल रूम की ओर दौड़ पड़े। उनका साथी उनके पीछे पीछे भागा। रास्ते में उसके सारे विचार यही थे कि वह उसे कैसे बचा सकता है। उसे बस कुछ ही तरीके सूझ रहे थे जिनसे शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं था। उसकी मृत्यु निकट प्रतीत हो रही थी। बेड़े के कमांडर ने शादिक की ओर देखा और फिर पीछे हट रहे पहरेदारों की ओर, जिनके पास शादिक का साथी था। उसे पूछताछ पूरी करनी ही थी, वह कुछ नहीं कर सकता था। अब उसे एहसास हो गया था कि उसे शादिक की चिंताओं को सुनना चाहिए था। पछतावे से अपने जबड़े भींचते हुए उसने पूछताछ जारी रखी। गार्ड जितनी तेजी से हो सके मेडिकल कक्ष की ओर दौड़े। अपनी बाहों में बोझ उठाए हुए वे उसे धक्का न देने के प्रति बहुत सावधान थे, कहीं स्थिति और बिगड़ न जाए। जैसे ही वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, चौड़ा दरवाजा खुल गया। वे जल्दी से अंदर गए, फिर उसे सावधानीपूर्वक जांच मेज पर लिटाया और पीछे हट गए। वे रास्ते से हटना चाहते थे ताकि चिकित्सक अपना काम कर सके। उनके पीछे पीछे मेडिकल कर्मी दौड़ा, दीवार पर लगी शेल्फ से अपना स्कैनर उठाया और झटपट उसके शरीर को स्कैन किया। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह सबसे कारगर उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहा था। स्कैनर के ऊपर लगी छोटी स्क्रीन पर परिणाम देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि उसे जल्दी काम करना होगा। अगर उसने जल्दी काम नहीं किया तो कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाएगी। वह युवती अचानक चीखना बंद कर दी। कमरा एकदम शांत हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया।
युवती अचानक कांपने लगी, मानो उसे दौरा पड़ रहा हो। वह पानी से बाहर निकली मछली की तरह छटपटाने लगी। उसके मुंह से हरे रंग का झाग लाल खून के साथ मिलकर बुलबुले की तरह निकलने लगा। चिकित्सक ने एक कपड़ा उठाया और जल्दी से उसे पोंछ दिया, फिर उसके मुंह में एक नरम माउथ गार्ड लगा दिया, क्योंकि उसे डर था कि वह अपनी जीभ काट लेगी। अब वह समझ गया था कि प्राथमिकता उसके रक्त प्रवाह से सीरम को साफ करना था। एक शेल्फ की ओर दौड़ते हुए चिकित्सक ने एक शेल्फ से एक उपकरण निकाला। यह एक छोटा सा घनाकार ढांचा था। इसके पीछे बिजली आपूर्ति जोड़ने के लिए एक तार था। आगे की ओर ट्यूब या अन्य उपकरण जोड़ने के लिए कई पोर्ट थे। इसे चालू करने के लिए ऊपर एक छोटा सा बटन था। चिकित्सक ने तुरंत उपकरण को दीवार में लगे हीटर से जोड़ दिया। पास की एक शेल्फ से पतली पारदर्शी नली का एक कुंडल निकालकर उसने लंबी नली के एक सिरे पर एक सुई लगा दी। पतली नली का दूसरा सिरा उसने उपकरण के सामने वाले हिस्से में बने एक पोर्ट में डाल दिया। जब उपकरण तैयार हो गया तो उसने सावधानीपूर्वक सुई को उसकी गर्दन की एक धमनी में डाल दिया। अब वह घनाकार उपकरण कैरी के साथ साथ दीवार से भी जुड़ गया था। घन के ऊपर स्थित छोटे बटन को दबाते ही उपकरण चालू हो गया। कमरे में एक लयबद्ध ध्वनि धीरे धीरे गूंज उठी। उसने अपने हैंडहेल्ड स्कैनर से उसके शरीर को फिर से स्कैन किया, तभी मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। खून से सीरम निकालते समय मशीन से हल्की सी भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी। उसने मशीन के ऑफ बटन पर एक हाथ रखा ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसे जल्दी बंद कर सके। उन्हें मानव शरीर रचना विज्ञान की समझ नहीं थी। उन्होंने मान लिया था कि यदि दोनों नस्लें अनुकूल हों तो वे लगभग एक जैसी होंगी। वे गलत थे। पहरेदार चिकित्सक को काम करते हुए देख रहे थे, उनकी निगाहें बार बार उस युवती पर टिकी हुई थीं। आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? एक पहरेदार ने चिकित्सक से पूछा। उसकी आवाज गंभीर थी। चिकित्सक ने दांत पीसते हुए कहा, हम उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह उपकरण उसके रक्त प्रवाह से सीरम निकाल रहा है। इंजेक्शन उसके लिए अनुकूल नहीं था। दूसरे गार्ड ने अपने साथी की ओर देखा, फिर चिकित्सक की ओर। और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। उनके जैसे बच्चे मिलना बहुत मुश्किल था। कभी कभी तो उनके जैसे लोगों को पैदा होने में दशकों लग जाते थे। उस लड़की का गर्भ में पल रहा बच्चा उनकी नजर में किसी चमत्कार से कम नहीं था। इससे उन्हें यह उम्मीद भी मिली कि वे भी अपना साथी ढूंढ लेंगे और अपना बच्चा पैदा करेंगे। मुझे अभी पता नहीं है, उन्होंने कहा और फिर आह भरी। अगर वह बच जाती है तो संभव है कि बच्चा भी बच जाए। यह भी संभव है कि बच्चा पहले ही मर चुका हो। चिकित्सक के काम करते समय कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। पंप की धीमी लयबद्ध ध्वनि उस छोटे से कमरे में गूंज रही थी। दीवार पर लगे उपकरण से बीप की आवाज आने लगी, जिससे पता चला कि उसका खून साफ हो गया है। चिकित्सक ने मशीन बंद करने के लिए बटन दबाया और फिर सावधानीपूर्वक उसकी धमनी से सुई निकाली। अपना स्कैनर उठाकर उसने उसके शरीर को दोबारा स्कैन किया, फिर उसका ध्यान पेट पर केंद्रित किया और उपकरण पर दिख रही छोटी सी जानकारी को देखा। जैसे ही नतीजे सामने आए, मेडिकल वार्ड का दरवाजा खुल गया और फ्लीट कमांडर गंभीर चेहरे के साथ अंदर आ गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से पूछा, क्या वह ठीक हो पाएगी? उनकी चिंता भी छिपी नहीं रही। चिकित्सक ने अपने फ्लीट कमांडर की ओर देखा। वह ठीक हो जाएगी, उसने शांत स्वर में कहा। लेकिन गर्भस्थ शिशु मर चुका है। सीरम ने बच्चे को मार डाला है। वह अब गर्भवती नहीं है। फ्लीट कमांडर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सिर हिलाया और फिर मेडिकल कक्ष से बाहर निकल गए। उनके पीछे दरवाजा आसानी से बंद हो गया। अध्याय 32, सतह पर वापसी। फ्लीट कमांडर वोरिक मॉनिटर पर खड़े होकर शैडिक को अपनी सेल में इधर उधर घूमते हुए देख रहे थे। वह अपने साथी के बारे में चिंतित थे। वोरिक को उस दंपत्ति को जहाज पर लाने का पछतावा हो रहा था। अगर वह ऐसा न करता तो लड़की का गर्भ आज भी जीवित होता। इंजेक्शनों को लेकर शैडिक गुस्से में आ गया और उसने लड़की और उसके अजन्मे बच्चे की सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी। उसने शैडिक की बात नहीं मानी, जबकि उसे माननी चाहिए थी। उसने शैडिक से पूछताछ मुख्य रूप से अपने कुछ लापता अधिकारियों को ढूंढने के लिए की। वह समझता था कि वे क्यों चले गए थे। उनकी जगह वह भी ऐसा ही करता। वह बस अपने लोगों को ढूंढना चाहता था। उसने हद पार कर दी थी और वह यह जानता था। फ्लीट कमांडर वोरिक के कार्यालय का दरवाजा आसानी से खुल गया और उनका एक गार्ड अंदर आ गया। वोरिक ने मॉनिटर से नजर हटाई। निजी अधिकारी? उस लड़की का क्या हाल है? वोरिक ने पूछा, यह जानते हुए कि इसी वजह से वह युवा निजी अधिकारी यहां आया था। मुझे और सावधान रहना चाहिए था। मैंने सोचा था कि वह इंजेक्शन हानिरहित होगा। उसने अपने एक अधीनस्थ से बात करते हुए भड़ास निकाली। सिपाही ने अपने फ्लीट कमांडर की ओर देखा। उस लड़की की शारीरिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वह अभी अभी होश में आई है। हालांकि वह अपने बच्चे को लेकर बहुत दुखी है। वह अपने साथी शैडिक से मिलना चाहती है, उसने बताया। एक शटल तैयार करो, हम शैडिक और उसके साथी को वापस सतह पर ले जा रहे हैं, फ्लीट कमांडर वोरिक ने आदेश दिया। और चिकित्सक को लड़की के साथ सतह पर भेजो। उसे अपना चिकित्सा किट लाना होगा। क्या मैं खुलकर बोल सकता हूं, महोदय? सिपाही ने पूछा। उसकी नजरें पल भर के लिए जमीन पर टिक गईं।
सिपाही आमतौर पर अपने कमांडरों से बात नहीं करते थे, यह अनुचित था। उसे जानकारी जुटानी थी, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बेड़े के कमांडर वोरिक ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो। उन लोगों का क्या होगा जिनके साथ शादिक रह रहा है? जिनके बारे में उसने इंजेक्शन के असर में रहते हुए बात की थी, उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह जरूरत से ज्यादा पूछ रहा है। वोरिक ने आह भरी। हम इन सबको ले जा रहे हैं, जिनमें इंसान, संचार उपकरण और आपूर्ति सामग्री शामिल है। चिकित्सक को इन सब की जांच करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ठीक हैं और उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता नहीं है। सिपाही ने फ्लीट कमांडर वोरिक की ओर देखा। उसने पूछा, क्या यह पहला शहर है जिसका हम पुनर्निर्माण करेंगे? हाँ, बिल्कुल। शैडिक के साथ न सिर्फ 3 जोड़े हैं, बल्कि प्राइवेट जेट का भी उस शहर में एक साथी है। शुरुआत के लिए यह अच्छी जगह है। हम तुरंत शहर के गुंबदों का निर्माण शुरू करेंगे, उन्होंने कहा। हमें उन्हें जहरीले पदार्थों से सुरक्षित बनाना होगा। बिल्कुल, वे रुके, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे अच्छा लगता है कि शैडिक और उसके दोस्त उन्हें क्या कहते हैं। वे उन्हें ज़ॉम्बी कहते हैं। सिपाही ने सलामी दी और फिर अपने आदेशों का पालन करने के लिए फ्लीट कमांडर के कार्यालय से बाहर निकल गया। गुंबद का निर्माण तुरंत शुरू करने के आदेश टाइप करने के बाद फ्लीट कमांडर वोरिक अपने कार्यालय से निकलकर शैडिक की कोठरी की ओर चल पड़े। यह एक ऐसा काम था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। कोठरियों तक पहुंचते ही फ्लीट कमांडर वोरिक शैडिक की कोठरी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने गार्ड को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। कमांडर वोरिक ने कहा, तुम अपने साथी के साथ सतह पर वापस जा रहे हो। मैं और मेरी एक टीम तुम्हारे साथ आपूर्ति और संचार उपकरण पहुंचाने जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ बंकर में जा रहा हूं ताकि मैं उन लोगों से बात कर सकूं जिनके साथ तुम ठहरे हो। फ्लीट कमांडर की बातों को अनसुना करते हुए उसने अपने जबड़े भींच लिए। मेरा साथी कहाँ है? शैडिक ने गुस्से को काबू में रखते हुए पूछा। चिकित्सक उसे शटल में ले जा रहे हैं। आपको भी अब वहीं जाना है, उन्होंने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। जब आप उसके पास पहुंचेंगे तो उसे आपकी जरूरत होगी। उसने यह खबर अच्छी तरह से नहीं ली है। इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं। खबर? शैडिक ने गुस्से से गुर्राते हुए पूछा, उसका जबड़ा कसा हुआ था। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। सत्य बताने वाला सीरम मानव शरीर रचना के अनुकूल नहीं है। इसने उसे लगभग मार ही डाला था। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारा चिकित्सक अपने काम में माहिर है, वरना वह जीवित नहीं होती। हालांकि भ्रूण जीवित नहीं बच पाया। शैडिक का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। यह जानबूझकर नहीं हुआ था। अन्य अधिकारियों के ठिकाने का पता लगाने की चाह में मैंने उसे और बच्चे को खतरे में डाल दिया। मुझे अपने किए पर खेद है। मैंने जो आदेश दिए थे उनकी भरपाई मैं नहीं कर सकता, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज में तनाव था। फ्लीट कमांडर के लहजे से स्पष्ट रूप से अपराधबोध और पछतावा झलक रहा था। शैडिक ने आगे कुछ नहीं कहा। वह अकड़कर अपनी कोठरी से बाहर निकला और शटल की ओर चल पड़ा। उसे अपनी साथी से मिलना था। उसे उसकी जरूरत थी। अगर उसने बदला लिया तो उसे मौत की सजा मिलेगी। वह उसे और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था। जब शैडिक हैंगर में दाखिल हुआ तो शटल हैंगर के विशाल दरवाजे के पास खड़ी थी। छोटी शटल में आपूर्ति के पैलेट और संचार इकाइयों के बक्से लादे जा रहे थे। बेंच पर बैठी कैरी के बगल में चिकित्सक अकड़ा खड़ा था। कैरी सिसकते हुए खुद को समेटे बैठी थी। यह स्पष्ट था कि उसे सांत्वना देना असंभव था। शैडिक दौड़कर उसके पास आया और उसे धीरे से गोद में उठा लिया। उसने कैरी की झिझक को नजरअंदाज करने की कोशिश की। जैसे ही उसने देखा कि यह उसका साथी शैडिक है, वह शांत हो गई। कैरी का चेहरा पीला पड़ गया था। रोने से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसके पीले चेहरे से आंसू लगातार बह रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने उसे गले लगाया, प्यार से सहलाया और उसे तसल्ली देने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शटल के तैयार होने और चालक दल द्वारा उन्हें सवार होने की अनुमति मिलने तक शैडिक ने उसे अपनी बाहों में थामे रखा। जब शटल चलने के लिए तैयार हुई तो शैडिक अपनी साथी को बाहों में लिए अंदर चला गया। उसने उसे हर समय अपने पास रखा, उसे कसकर पकड़े रखा। वह लगातार रोती रही, उसका रोना बंद नहीं हुआ। शटल का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। एंगर का विशाल दरवाजा खुला और शटल बड़ी शान से मदरशिप से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। घंटों बाद शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गई, फिर धीरे धीरे ग्रह की सतह पर उतरी और छिपे हुए सुरंग के प्रवेश द्वार के पास लैंड हुई। छोटी सी उड़ान के दौरान कैरी हिली तक नहीं। उसने शैडिक को कसकर पकड़ रखा था, उसके हाथ उसे मजबूती से थामे हुए थे। उसके कोमल चेहरे से अब भी आंसू बह रहे थे। शटल का दरवाजा खुला और जैसे ही वह नीचे आया, दरवाजे के चारों ओर भाप का गुबार उठा, जिससे एक ढलान बन गई। भाप के छंटने के बाद फ्लीट कमांडर शटल से बाहर निकला और फिर शैडिक का इंतजार करने लगा। शैडिक कैरी को बाहों में लिए शटल से बाहर निकला और सुरंग की ओर चल पड़ा। वह दृढ़ निश्चय के साथ चल रहा था,
क्योंकि वह जानता था कि कैरी को अपने भाई की जरूरत होगी। फ्लीट कमांडर वोरिक शादिक के पीछे पीछे गुप्त प्रवेश द्वार से अंदर चले गए। उनके पीछे पीछे आपूर्ति सामग्री ले जा रहे अधिकारी भी आ रहे थे। उनके पीछे पीछे चिकित्साकर्मी अपने चिकित्सा किट के साथ चल रहा था। जैक, दरवाजा खोलो, तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है। हम अकेले नहीं हैं, शैडिक ने पुकारा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। बंकर के अंदर मौजूद लोगों को स्पष्ट हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। बड़े पहिए के घूमने की आवाज आई, फिर भारी दरवाजा खुल गया। जैक प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी नजर तुरंत कैरी पर पड़ी, जो अभी भी शैडिक की बाहों में सिसक रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने अपने साथी को कसकर पकड़ रखा था। जैक ने अपने जबड़े भींच लिए। मेरी बहन को क्या हुआ? वह गुर्राया। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। वह गुस्से से आग बबूला था। बहुत कुछ बताना है, मुझे उसे बिस्तर पर लिटाना होगा और उसे आराम देना होगा, शैडिक ने धीमी आवाज में कहा। अभी यही मेरी प्राथमिकता है। जब वह आराम से लेट जाएगी, तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही शैडिक कैरी के साथ अंदर आया, चिकित्सक आपूर्ति लेकर आए गार्डों और फ्लीट कमांडर को पार करते हुए अपने मरीज के पीछे चला गया। एक गार्ड ने बंकर के चारों ओर नजर घुमाई। उसने पूछा, हम सामान कहाँ रखें? सामान? जो ने नीसा का हाथ कसकर पकड़ते हुए पूछा। उसने कैरी की हालत देखी थी और नीसा के लिए चिंतित हो गया था। शैडिक ने गार्ड को घूर कर देखा। उसके चेहरे से जहर निकल रहा था। इसे अंदर डालो, उसने अपनी ठुड्डी को सही दिशा में इशारा करते हुए कहा। वह दिशा नियंत्रण कक्ष की ओर थी। जैसे ही गार्ड नियंत्रण कक्ष के अंदर आपूर्ति का ढेर लगा रहे थे, शैडिक कैरी को उनके कमरे में ले गया और उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। शैडिक? कैरी को क्या हुआ? जैक ने फिर पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। वह इंतजार नहीं कर सकता था। उसकी चिंता उस पर हावी हो रही थी। शैडिक ने दांत पीसते हुए कहा, उसे याद आया कि क्या हुआ था। उसे ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन लगाया गया था। इंसान इस सीरम के अनुकूल नहीं होते। वह लगभग मर ही गई थी। हालांकि इस सीरम ने हमारे बच्चे की जान ले ली, शैडिक ने धीमी आवाज में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग कैरी के कमरे में आ गए थे, उसकी हालत को लेकर चिंतित थे। क्या वो गर्भवती थी? नीसा ने हैरानी से अपना हाथ मुंह पर रखते हुए पूछा। गर्भवती महिला को ट्रुथ सीरम कौन लगवाएगा? हमारे जैसे लोगों को तो गर्भवती महिलाओं को भी ये इंजेक्शन नहीं लगाते। शैडिक ने मुड़कर फ्लीट कमांडर वोरिक को घूर कर देखा, जिससे पता चल गया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। सभी ने उसकी ओर देखा। फ्लीट कमांडर वोरिक ने समूह पर नजर डाली, वातावरण में तनाव साफ झलक रहा था। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। लेकिन जिस बात की उन्हें उम्मीद नहीं थी, वह यह थी कि उनकी नजर समूह में मौजूद एक व्यक्ति पर अचानक टिक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अध्याय 33 तरल अपशिष्ट। सचमुच? फ्लीट कमांडर वोरिक ने कमरे का जायजा लिया, बंकर में मौजूद हर किसी के चेहरे को ध्यान से देखा। उनके चेहरों पर क्रोध, घृणा और नफरत के भाव थे। यहां तक कि उनके जैसे लोग भी उन्हें घृणा और नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। वोरिक जानते थे कि उनका ऐसा महसूस करना जायज था। उन्हें इसकी उम्मीद थी। यह समूह बहुत ही एकजुट प्रतीत होता था। लेकिन आगे जो उन्होंने देखा, उसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसने अपने आसपास के चेहरों को देखा, उसकी नजर एक लड़की पर टिक गई। वह एक युवा लड़की थी। उसकी भूरी आंखों में नफरत झलक रही थी। उसने अपनी बाहें छाती पर बांध रखी थीं, उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी निगाहें मानो खंजर की तरह थीं, मानो एक ही नजर से उसे चीर सकती हो। भावनात्मक रूप से वह ठीक यही कर रही थी। फ्लीट कमांडर वोरिक तुरंत समझ गया कि यह महिला उसकी साथी है और शैडिक की साथी के साथ उसने जो किया था, उसके कारण उसकी अपनी साथी उससे नफरत करती थी। वह उसकी आंखों में यह देख सकता था। उसे देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह भूरे बालों और हल्के भूरे रंग की आंखों वाली सुंदर स्त्री थी। वह उसके पास जाना चाहता था, लेकिन जानता था कि अगर वह गया तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगी, खासकर उसके किए के बाद। उसके आदमी उस कमरे में सामान जमा कर रहे थे जिसे उनमें से एक अपना नियंत्रण कक्ष कहता था। वह अपने साथ एक चिकित्सक को लाया था जो पास में खड़ा था और धैर्यपूर्वक छोटे समूह के प्रत्येक सदस्य की जांच करने की प्रतीक्षा कर रहा था। चिकित्सक उन जोड़ों को उत्सुकता से देख रहा था। मन ही मन आह भरते हुए फ्लीट कमांडर वोरिक ने उनकी गुस्से भरी निगाहों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। कमांडर वोरिक ने कहा, हम आपात स्थिति या अतिरिक्त आपूर्ति की आवश्यकता होने पर सभी के लिए संचार ब्रेसलेट लाए हैं। यहां मौजूद चिकित्सक को यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्वस्थ हैं और किसी को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह केवल आपकी जांच करेगा, अन्यथा कोई और आवश्यकता नहीं होगी, उन्होंने आगे कहा। फिर शहर के गुंबद के निर्माण की शुरुआत को याद करते हुए उन्होंने कहा, बाहर बहुत शोर होगा। हम कुछ दिनों में शहर के गुंबद का निर्माण शुरू कर रहे हैं। संभव है कि यह इससे भी पहले शुरू हो जाए। जब आपको शोर सुनाई दे तो घबराएं नहीं। अपनी साथी पर आखिरी नजर डालते हुए, कुछ पल के लिए उसकी आंखों में चमक लाते हुए, वह मुड़ा और कठोर स्वर में शटल की ओर चल पड़ा।
अपनी साथी को पाने से पहले ही वह उसे खो चुका था और अब वह कुछ नहीं कर सकता था। फ्लीट कमांडर के बंकर से बाहर निकलते ही सभी चुपचाप उसके आदमियों के काम खत्म होने का इंतजार करने लगे। कोई हिला तक नहीं। वे खामोशी से इंतजार कर रहे थे क्योंकि वे फ्लीट कमांडर के किसी भी आदमी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। चिकित्सक दीवार के सहारे खड़ा था और चारों ओर मौजूद मिश्रित जोड़ों को देख रहा था। इतने सारे नियति से जुड़े जोड़ों को देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी जाति में यह बहुत ही दुर्लभ हो गया था। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने चारों ओर देखा। मुझे सबकी जांच करनी होगी, चिकित्सक ने आगे बढ़ते हुए कहा। मुझे आदेश मिला है कि मैं सुनिश्चित करूं कि सभी स्वस्थ हैं और किसी को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है जिसका इलाज आवश्यक हो। एलिस ने अपनी बाहें मोड़ ली और चिकित्सक को घूरने लगी। अचानक वह चिढ़ गई। हम उसे अपना काम करने दें ताकि वह यहां से चला जाए, उसने चिकित्सक के पास जाते हुए कहा। अपना काम करो, मेरा स्कैन करो, जल्दी करो। उस लड़की की बदतमीजी पर प्रतिक्रिया न देने की कोशिश करते हुए चिकित्सक ने अपने बैग से स्कैनर निकाला और एलिस को स्कैन किया, स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए। अचानक उसके चेहरे पर शिकन आ गई। तुम्हें संक्रमण है, उसने कहा। एलिस पीछे हट गई। उसे पहले से ही पता था कि उसे कोई समस्या है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह परग्रही चिकित्सक इसके बारे में क्या करेगा। मैं ठीक हूं, यह ठीक हो जाएगा, उसने पलटकर जवाब दिया और उससे दूर चली गई। जेमी उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखता रहा, सोचता रहा कि उसे कौन सा संक्रमण हुआ है। फिर वह डॉक्टर के पास गया। ठीक है, आप मेरा स्कैन कर सकते हैं, वह असभ्य न होने की कोशिश कर रहा था। चिकित्सक ने छोटी स्क्रीन देखते हुए जेमी की जांच की। संतुष्ट होने के बाद वह पीछे हट गया और किसी और की जांच करने की अनुमति का इंतजार करने लगा। नीसा और शीला समेत सभी ने अपनी बारी ली। केवल एलिस को चिंता थी। चिकित्सक के काम खत्म करने के बाद उसने फिर कोशिश की। उसने चिंता भरी निगाहों से एलिस की ओर देखा। तुम्हें चिकित्सा सहायता की जरूरत है, उसने विनती की। तुम्हें संक्रमण हो गया है जिसका इलाज जरूरी है। एलिस सीधी खड़ी थी, उसकी बाहें मुड़ी हुई थीं। इलाज हो गया? सचमुच? चिकित्सक को घूरते हुए उसके हर शब्द में व्यंग्य झलक रहा था। चिकित्सक ने माथे पर शिकन डाली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे या क्या करे। उसने पहले कभी ऐसी मरीज का सामना नहीं किया था। जेमी उस आदमी को बंकर से बाहर निकालने की कोशिश में वही तरीका अपना रहा था जो उसे पता था। वह जानता था कि जब तक वह अपने कमांडर के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं करेगा, तब तक वह चिकित्सक नहीं जाएगा। वह एक सैन्य कमान के अधीन चिकित्सा अधिकारी था। उन्हें बस आदेशों का पालन करना आता है। उसके संक्रमण के बारे में आप क्या करने वाले हैं, समझाएं? जेमी ने उससे शांत स्वर में पूछा। उसका लहजा तटस्थ था। मुझे खून और ऊतक का एक छोटा सा नमूना लेना होगा। मुझे इसकी जांच करनी होगी ताकि पता चल सके कि आगे क्या करना है, उसने समझाने की कोशिश की। उसने एलिस की ओर देखा। तुम्हारा संक्रमण हमारे एक संक्रमण से मिलता जुलता है, उसने आगे कहा। तुम्हारी शारीरिक संरचना अलग है, इसलिए मुझे इसका अध्ययन करना होगा ताकि इलाज का तरीका निकाला जा सके। यह सुनकर शेलिया ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसने चिकित्सक से पूछा, यह किस चीज से मिलता जुलता है? उसकी आवाज शांत और मधुर थी। चिकित्सक शर्म से लाल हो गया, उसका चेहरा और भी हरा पड़ गया। उसने कहा, यह तरल अपशिष्ट का संक्रमण है। एलिस ने शर्माते हुए डॉक्टर को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। वह खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। क्या मुझे मूत्र मार्ग में संक्रमण है? उसने पूछा। शेलिया ने एलिस की ओर मुड़कर कहा, हाँ, मुझे लगता है कि वह यही कह रहा है। अगर तरल मल त्यागने में दर्द होता है तो हाँ, वह यही कह रहा है। एलिस हंसती रही। शीला की बातों ने उसे और भी जोर से हंसा दिया। हाँ, पेशाब करने में दर्द होता है, उसने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन हंसते हंसते रुक नहीं पा रही थी। तरल अपशिष्ट? सच में? उसने हंसते हंसते पूछा। वह इतना हंस रही थी कि पेट पकड़कर लोटपोट हो रही थी। जेमी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए खुद भी इस स्थिति को हास्यास्पद पा रहा था। जाओ, उसने चिकित्सक को आदेश दिया। वह ठीक हो जाएगी। यह आम बात है और हम पहले से ही जानते हैं कि इसके बारे में क्या करना है। चिकित्सक ने भौहें चढ़ाई। उसने कमरे का जायजा लेते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी और फिर झुंझलाहट में बाहर निकल गया। जेमी ने उसके पीछे दरवाजा बंद किया और फिर हंसने लगी। जब उन्होंने खुद को हंसना बंद करने और होश में आने के लिए मजबूर किया, तो वे सभी चुपचाप कैरी और शैडिक के कमरे में चले गए। कैरी अभी भी बेकाबू होकर रो रही थी, जबकि शैडिक उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। उन्हें यह नहीं बताया गया था कि शैडिक और कैरी को हिरासत में लिए जाने के समय क्या हुआ था। उन्हें केवल इतना पता था कि कैरी गर्भवती थी और उसे जो ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन लगाया गया था, उससे उसके बच्चे की मौत हो गई थी। जब सब लोग कमरे में आ गए, तो शैडिक ने अपना सिर उठाया और कमरे में मौजूद सभी लोगों पर एक संक्षिप्त नजर डाली। फिर उसने सबको बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। जैसे ही हमें जहाज पर ले जाया गया, कैरी को मेडिकल वार्ड में ले जाया गया। उन्होंने उसी स्कैनर से उसकी जांच की जो चिकित्सक अपने साथ लाया था। स्कैन करने पर उन्हें 1 हफ्ते का भ्रूण मिला। उन्होंने बात शुरू की।
उसके बाद हमें कोठरियों में ले जाया गया और फ्लीट कमांडर के आदेश पर हमें ट्रुथ सीरम दिया गया। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि यह कैरी और हमारे अजन्मे बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं बंधा हुआ था, इसलिए मैं इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसने मेरी बात नहीं सुनी और कैरी की सुरक्षा की परवाह किए बिना उसे सीरम का इंजेक्शन लगाने का आदेश दे दिया। जब मैं सीरम के प्रभाव से बाहर आया तो मुझे एहसास हुआ कि वह कमरे में नहीं थी। जब मैंने पूछा कि वह कहाँ है तो उन्होंने मुझे बताया कि उसके शरीर ने सीरम पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी और उसे मेडिकल वार्ड में ले जाया गया था। किसी ने भी मुझे यह नहीं बताया कि प्रतिक्रिया क्या थी। मुझे यहाँ वापस लाए जाने से ठीक पहले पता चला कि वह सीरम के कारण लगभग मर गई थी और उस सीरम ने हमारे अजन्मे बच्चे को मार डाला। कैरी अब गर्भवती नहीं है, शैडिक ने बताया। इसीलिए वह इतनी परेशान है। अगर फ्लीट कमांडर ने मेरी बात मानी होती तो कैरी ठीक होती और अभी भी गर्भवती होती। शेलिया ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। गर्भवती होने पर तो वे हमारे जैसे लोगों को सीरम का इंजेक्शन भी नहीं लगाते। मुझे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा करने का आदेश क्यों दिया। मैंने विरोध नहीं किया। मैंने स्वेच्छा से सीरम लिया। मेरी चिंता कैरी के लिए थी। वह भी वही सब जानती है जो मैं जानता हूं, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। उसने मेरी बात नहीं सुनी और हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, शैडिक ने सिर हिलाते हुए कहा। जो ने कैरी और शैडिक की तरफ देखा। शैडिक का चेहरा पीला पड़ गया था। वह भी कैरी की तरह ही परेशान था, बस अपने गुस्से को दबा रहा था। ज्यादातर अपनी साथी के लिए मजबूत बने रहने के लिए। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसने पूछा। शैडिक ने कैरी की ओर देखा। उसे समय दो और आराम करने दो, उसने धीमी आवाज में कहा। इस मुश्किल से उबरने के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। अध्याय 34 गुंबद पहले से ही खड़ा है। कैरी और शैडिक को मदरशिप से वापस लाए जाने के कई दिन बाद की बात है। बाहर की आवाजें बंकर के अंदर गूंज रही थी। शहर के गुंबद का निर्माण आखिरकार शुरू हो गया था। ऊपर काम कर रहे लोगों के गियर के घिसने और बीप करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जैक और बाकी लोगों ने उन सामानों की जांच की जो उसी समय लाए गए थे जब शैडिक और उसकी बहन को उनके पास वापस लाया गया था। सभी के लिए कपड़े थे, चाहे वे इंसान हों या एलियन। खाना, ताज़ा पानी, संचार उपकरण, चिकित्सा किट और यहां तक कि लुटेरों और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए हर एक के लिए एक ब्लास्टर भी था। वे दिए गए सामान से खुश थे। उन्हें इन सब की जरूरत थी। मैं बाहर जाकर देखना चाहता हूं कि वे क्या कर रहे हैं। कोई आना चाहता है? जैक ने अपने दोस्तों को देखते हुए पूछा और जवाब का इंतजार करने लगा। उसे खुशी थी कि उनके समूह के एलियंस को अब छिपने की जरूरत नहीं थी। इससे उसे अपने साथी की चिंता कम हो गई। अब उन्हें बस ज़ॉम्बी और अपने सामान पर हमला करने वाले इंसानी लुटेरों से ही सावधान रहना था। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार हालात बेहतर हो रहे हैं। कैरी ने सिर झुकाए हुए अपने जुड़वा भाई को धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया। उदासी अब भी उस पर हावी थी। हाँ, मुझे ताज़ी हवा चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। रोने के कारण उसकी आंखें अभी भी लाल थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वह बीमार हो। मदरशिप से लौटने के बाद से शैडिक कैरी के साथ ही था। वह भी अपनी भावनाओं से जूझ रहा था, कैरी के लिए खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह बीमार लग रहा था, लेकिन लौटने के समय से बेहतर दिख रहा था और उसका व्यवहार सामान्य था। यह साफ था कि वह अवसाद से भी लड़ रहा था। जो और नीसा ने कुछ नहीं कहा। नीसा ने जो का हाथ पकड़ रखा था और वे जैक, शीला, कैरी और शैडिक के पीछे पीछे चल दिए। सभी जोड़े हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। एलिस ने समूह के पीछे जाने का फैसला किया और जेमी को बंकर की निगरानी करने के लिए छोड़ दिया। उसका जाने का मन नहीं था। वह अपनी भावनाओं से जूझ रहा था। जैसे जैसे वे छिपी हुई सुरंग से आगे बढ़ते गए, निर्माण कार्य का शोर तेज होता गया। गुप्त प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही समूह ने पाया कि वह अब छिपा हुआ नहीं था। वह खुला हुआ था, जिससे सुबह की ताज़ी हवा सुरंग से बाहर आ रही थी। उसके ठीक आगे कुछ इंच की दूरी पर एक नया धातु का दरवाजा लगा दिया गया था। यह नया दरवाजा केवल अंदर से ही बंद किया जा सकता था, जिससे वह सुरक्षित रहे। जैक को लगा कि बेड़े के कमांडर का यह कदम सराहनीय है। उसने इस बात का जिक्र करने का फैसला किया। फ्लीट कमांडर द्वारा वह सुरक्षा द्वार लगवाना एक अच्छा कदम था, जैक ने किसी से विशेष रूप से नहीं कहा। शैडिक ने नाक सिकोड़ी। असल में नहीं। उसने यह किसी इशारे के तौर पर या हमारे समूह के लिए नहीं किया। वोरिक ने इसे वहां इसलिए रखा क्योंकि वह अपने साथी को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। शैडिक की बातों ने सबको चौंका दिया। सब रुक गए और शैडिक को घूरने लगे। जैक ने हैरानी से पूछा, हमारे बंकर की सुरंग में सुरक्षा द्वार लगाकर वह अपने साथी को कैसे सुरक्षित रख रहा है? नए सुरक्षा द्वार के किनारे पर झुककर शैडिक ने एलिस को देखा। क्योंकि उसका साथी हमारे बंकर के अंदर है, उसने शांत भाव से कहा, अभी भी एलिस को देखते हुए। एलिस को जिस तरह से वह देख रहा था, उसे देखकर सबने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमा ली। एलिस ने अपना सिर नीचे झुका रखा था, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। घबराहट में उसने अपने हाथों को आपस में मरोड़ लिया। फ्लीट कमांडर वोरिक तुम्हारा साथी है? जैक ने हैरानी से आंखें फाड़ते हुए पूछा।
तुम अभी भी यहाँ कैसे हो और अपने साथी के साथ क्यों नहीं हो? वह अब भी उलझन में था। साथी का बंधन बहुत मजबूत होता है, इतना मजबूत कि उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। एलिस रुक गई, उसके चेहरे का लाल रंग बदलकर पीला सफेद हो गया, मानो किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। वह अचानक सीधी खड़ी हो गई और सबकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में द्वेष झलक रहा था। तुम चाहते हो कि मैं उस व्यक्ति के साथ रहूं जिसने जानबूझकर कैरी के बच्चे को मारा? तुम सब बस मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, है ना? उसने गुस्से से कहा। हम तुम्हें दूर भगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एलिस, जैक ने कहना शुरू किया। साथी का बंधन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। यह दो शक्तिशाली चुंबकों को अलग करने की कोशिश करने जैसा है। यह लगभग नामुमकिन है। मुझे पता है, मैंने तब कोशिश की थी जब टैमी जिंदा थी। यह लगभग नामुमकिन है। अचानक उसके कंधे झुक गए, चेहरा उदास हो गया। मानो सब कुछ बदल गया हो। उसकी भावनाएं इतनी तेजी से बदल रही थीं कि सबको झटका लग रहा था। मुझे पता है यह मुश्किल है। मैं बस कैरी जैसी नहीं बनना चाहती। मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जो इतना खतरनाक काम करने का आदेश दे, जबकि उसे इसके जोखिम का पता भी हो। अगर मैं गर्भवती हो जाऊं और वह मेरे साथ भी ऐसा ही करे तो क्या होगा? नीसा ने धीरे से गला साफ किया, उसकी आवाज गंभीर थी। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह हमें ढूंढ रहा था। वह अपने लापता अधिकारियों को ढूंढ रहा था। हम भी उतने ही दोषी हैं जितना वह, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके शब्दों में अपराधबोध और शर्म झलक रही थी। वह कैरी की इस दुर्दशा के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वह वहां से न जाती तो ऐसा न होता। एलिस ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। क्या वही वह व्यक्ति नहीं है जिसने हमारे ग्रह को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया था? उसने नीसा से पूछा। नीसा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, यह कोई उच्च अधिकारी था। वह इस ग्रह पर और मनुष्यों को न मारने के सीधे आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। उसे इस ग्रह को नष्ट करने और फिर इस पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था क्योंकि हमारा ग्रह मर रहा था। एक उल्कापिंड हमारे ग्रह की ओर आ रहा है। जब वह टकराएगा तो हमारा ग्रह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे हताश थे। जब बेड़े के कमांडर वोरिक को पता चला कि यहां उसके साथी हैं, तब से वह आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। वोरिक जल्दी में है, दूसरों के यहां पहुंचने से पहले काम निपटाने की कोशिश कर रहा है। हमारी सरकार पहले ही हमारी शेष आबादी के साथ यहां आ रही है, नीसा ने समझाया। हमारी सरकार को यह समझाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि वह जो उसने शुरू किया है उसे पूरा न करे। कैरी ने नीसा को हैरानी से देखा। तो जब बाकी लोग यहां पहुंचेंगे तो शायद वे हमें मार डालेंगे? उसने पूछा। नीसा ने फिर कहा, मुझे लगता है कि फ्लीट कमांडर वोरिक अपने आने से पहले हम सबको अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें किसी को मारने का कोई कारण न मिले। हालांकि ऐसा होने की संभावना अभी भी है। जो ने नीसा का हाथ दबाया। ऐसा लगता है कि वोरिक अपने वरिष्ठों को हम में से और किसी को न मारने का बहाना देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी लगता है कि वह हमें जिंदा रखने के लिए संघर्ष करेगा। नीसा ने सिर हिलाया, फिर एलिस की ओर मुड़ी। अगर कमांडर वोरिक तुम्हारा साथी है तो बेहतर होगा कि तुम उसे अपना साथी मान लो, उसने कहना शुरू किया। इससे तुम्हारे लोगों की रक्षा में मदद मिलेगी। यह इस ग्रह पर हर इंसान को बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। चूंकि वह यहाँ का सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी है, इसलिए यह बात सभी को पता चल जाएगी। अगर हमारा नेता तुम सबको या तुम्हारे साथ मौजूद हम लोगों को भी मारने की कोशिश करता है तो हमारे लोग विद्रोह कर सकते हैं। साथी का बंधन पवित्र होता है। यह हमारे सबसे पवित्र कानूनों का हिस्सा है। हम हर कीमत पर साथी के बंधन की रक्षा करते हैं। जैक ने एलिस को गौर से देखा। चलो, हम सब टहलने चलते हैं और एलिस को इस बारे में सोचने का समय देते हैं, उसने शीला का हाथ पकड़कर कहा और ताजी हवा में बाहर निकल गया। वह लड़की पर कोई ऐसा काम थोपना नहीं चाहता था जो वह नहीं करना चाहती थी। यह कुछ ऐसा था जिसे उसे खुद ही स्वीकार करना था। जब वे बाहर पहुंचे तो सब चौंक गए। उनमें से कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उनके ऊपर एक गुंबद था। गुंबद से निकलने वाला प्लाज्मा सुबह की धूप में चमक रहा था। एलियंस ने शहर को एक छोटी दीवार से घेर लिया था जो उनके ऊपर एक प्लाज्मा गुंबद था। गुंबद के अंदर वे पहले से तैयार बड़े और छोटे गुंबदनुमा भवन बना रहे थे। गुंबद पहले ही बन चुका है, जैक ने हांफते हुए कहा। बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। वे सब इतने सदमे में थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। शेलिया मुस्कुराई। उसने उन्हें समझाया, शहर के चारों ओर बनी छोटी दीवार ही प्लाज्मा गुंबद को आधार प्रदान करती है। शहर के केंद्र में पहले से ही एक टावर होना चाहिए जो गुंबद के लिए प्लाज्मा उत्पन्न करता हो। बहुत पहले हमारे लोगों के पास कांच जैसी सामग्री से बने गुंबद थे। अभी यही उपलब्ध है। सभी इमारतें बन जाने के बाद मुझे लगता है कि एक दूसरा गुंबद लगाया जाएगा। एक ऐसा गुंबद जो खुल और बंद हो सके। हमले की स्थिति में इसका उपयोग गुंबद की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। अगर वोरिक को लगता है कि उसे लोगों को हमारे ही नेताओं से बचाना है तो वह इसे सभी इमारतों से पहले लगा सकता है। और वो पूर्व निर्मित गुंबददार इमारतें, जो ने उन इमारतों की कतारों को ध्यान से देखते हुए पूछा।
ये सब हमारे ग्रह छोड़ने से पहले ही बन गए थे, शेलिया ने उन्हें बताया। अभी भी इनका निर्माण जारी है। इन्हें बनाने वाले जहाजों पर निर्माण क्षेत्र है। गुंबद भी हमारे जाने से पहले ही बन गए थे। मौजूदा हालात को देखते हुए शायद और भी बन रहे हैं। गुंबदों को टुकड़ों में लाकर जमीन पर जोड़ा जाएगा। इसी वजह से वे इन्हें इतनी जल्दी खड़ा कर पाए। अध्याय 35 परिषद नेता तोश। बेड़े के कमांडर वोरिक बेचैनी से अपने कार्यालय में इधर उधर घूम रहे थे। उनके कदमों की आवाज पॉलिश किए हुए फर्श पर पड़ रही थी। उनकी खिड़की से अंधेरे अंतरिक्ष में पृथ्वी का नीला ग्रह चमक रहा था, जबकि उनका जहाज उसके ऊपर अंतरिक्ष में तैर रहा था। हर बार जब वोरिक उस विशाल चमकते गोले को देखता तो वह चिंता और भय से भर आता। यह चिंता स्वयं पर नहीं, बल्कि वहां मौजूद उसकी साथी और उसके लोगों पर थी। उनका और उसका स्वयं का भविष्य आने वाले संदेशों पर निर्भर था। वोरिक अपने वरिष्ठों के संदेशों का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें बेचैनी से बगल में रखे कंसोल पर टिकी हुई थी। उसे उन्हें घटित हो रही घटनाओं के बारे में सूचित करना ही था। उसने यथासंभव शीघ्रता से शहर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। प्लाज्मा गुंबदों का निर्माण और छोटे छोटे आवासों की स्थापना हो चुकी थी। काम तय समय से आगे चल रहा था। यह उसकी योजना थी। वह अपने वरिष्ठों के आने से पहले काम खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके आदेश थे कि ग्रह पर मौजूद सभी मानव जीवन का सफाया कर दिया जाए और फिर गुंबदों का निर्माण किया जाए। जब यह बात सामने आई कि मानव आबादी के बीच उनके साथी मौजूद हैं, तो उसके पास अपने वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना करने और बचे हुए लोगों को मारने के बजाय उनकी मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेड़े के कमांडर वोरिक सभी लापता अधिकारियों का पता लगाकर उन्हें उनके मानव साथियों के साथ शहर लाना चाहते थे, ताकि जब उनके बाकी लोग आए तो वे यह तर्क दे सकें कि उन्होंने उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया। वे परिषद के नेता तोश को जानते थे और उनके स्वभाव को देखते हुए यह पूरी तरह संभव था कि वे साथी बंधन की परवाह किए बिना बचे हुए मनुष्यों को मार डालेंगे। वोरिक के मन में यह बात थी कि उसके वरिष्ठ अधिकारियों को यथासंभव अधिक से अधिक खुशहाल जोड़ों को देखना आवश्यक था। उसके कंट्रोल पैनल पर एक बत्ती चमक उठी, जो भय का संकेत थी। बत्ती का मतलब था कि वे कॉल कर रहे हैं। गहरी सांस लेते हुए वोरिक के हाथ कांप रहे थे जब उसने जवाब देने के लिए बटन दबाया। स्क्रीन झिलमिला उठी, फिर उनकी परिषद की छवि दिखाई दी। उसके सामने पुरुषों की एक पंक्ति दृढ़ता से खड़ी थी। उनमें से केवल एक ने बात की। बेड़े के कमांडर वोरिक, रिपोर्ट दीजिए, सरकारी परिषद के प्रमुख ने कहा। यह परिषद के नेता तोश थे। शहर के प्लाज्मा गुंबदों में से एक का निर्माण हो चुका है। महोदय, अभी आवास बनाए जा रहे हैं, उसने बोलना शुरू किया। हमें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा है। वोरिक ने हिम्मत जुटाकर आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा, मैं मूल रूप से दिए गए आदेशों को पूरा नहीं कर पाया हूं। बचे हुए मनुष्यों में हमारे नियति के साथी भी शामिल हैं, महोदय। कमांडर वोरिक, आपको उन्हें नष्ट करने का आदेश था, अधिकारियों को उनसे संबंध बनाने देने का नहीं, परिषद के नेता तोश ने संचार कंसोल पर गरजते हुए कहा। स्क्रीन पर उनके भीतर से क्रोध और आक्रोश साफ झलक रहा था। परिषद के नेता के साथ मौजूद अन्य लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था मानो वे रोबोट हों, जिनमें कोई भावना ही न हो। वोरिक ने गहरी सांस ली। सर, इसकी शुरुआत हमारे 100 से ज्यादा अधिकारियों के अपने संचार उपकरण नष्ट करके गायब हो जाने से हुई। एक गश्ती दल ने अपना एक सदस्य खो दिया था। हमने बचे हुए 2 अधिकारियों से सीरम का इस्तेमाल करके पूछताछ की। दोनों अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने अपने साथी को इसलिए खो दिया क्योंकि उसे उसका जीवनसाथी मिल गया था। हमारे कानून के अनुसार अपने लोगों के साथी या उनके प्रियजनों को मारना या नुकसान पहुंचाना मना है, वोरिक ने समझाने की कोशिश की। टॉश की आंखें सिकुड़ गईं। क्या आपको संदिग्ध अधिकारियों में से कोई मिला? परिषद के नेता टॉश ने गुर्राते हुए कहा। जी हाँ, महोदय। हमें कई लोग मिले। उनमें से एक द्वितीय दस्ते का नेता शादिक था। मैंने उसे और उसकी साथी को गिरफ्तार कर लिया। चिकित्सक ने पुष्टि की कि वह महिला पहले से ही शादिक के बच्चे से गर्भवती थी, महोदय, वोरिक ने आगे कहा। शादिक के साथ वाले समूह में 2 अन्य अधिकारी और उनकी साथी भी हैं। उनके साथ एक लड़की भी है जो मेरी है। तोश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शैडिक और उसकी साथी को ढूंढने से पहले वे कितने समय तक लापता रहे? तोश गुर्राया। बोलते समय उसके दांत भींचे हुए थे। यह स्पष्ट था कि वह नई घटनाओं से खुश नहीं था। लगभग 1 महीना, महोदय। जब मानव महिला का परीक्षण किया गया था तब भ्रूण केवल 1 सप्ताह का था, महोदय, वोरिक ने समझाया। मनुष्य हमारे साथ अत्यधिक अनुकूल प्रतीत होते हैं, महोदय। परिषद के नेता तोश ने स्क्रीन के माध्यम से उसे घूर कर देखा। गुस्से से उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। कुछ क्षणों के बाद उसने दोबारा बात की। बचे हुए इंसानों को ढूंढो और सभी विवाहित जोड़ों को खोजो। मैं चाहता हूं कि वे सब एक ही जगह पर हों। हम नहीं चाहते कि पहुंचने पर हमें उन्हें ढूंढना पड़े, तोश ने आदेश दिया। हमारी परिषद इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। तब तक हमारे आने की तैयारी जारी रखो, उसने गुर्राते हुए कहा, और फिर स्क्रीन खाली हो गई। वोरिक का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि वे उन्हें एक ही स्थान पर क्यों इकट्ठा करना चाहते थे। यह स्पष्ट था। परिषद के नेता तोश का मकसद उन सभी को मारना जितना संभव हो उतना आसान बनाना था।
वोरिक जानता था कि उसे एक योजना बनानी होगी। अपने संचार उपकरण का बटन दबाते ही बत्ती झपकी। मेरिक, मेरा शटल तैयार करो। मुझे सतह पर जाना है। चिकित्सक कॉल को बुलाओ, उसे भी आना होगा, उसने आदेश दिया। जी सर, पायलट मेरिक ने जवाब दिया। फ्लीट कमांडर वोरिक अपने कार्यालय से तेजी से बाहर निकले। उन्हें बहुत जल्दी थी और तुरंत कार्रवाई करनी थी। उनके पास एकमात्र उपाय यही था कि वे द्वितीय दस्ते के नेता शैडिक के नेतृत्व में मौजूद मनुष्यों के समूह से मदद मांगे। उन्हें परिषद के नेता तोश की योजना के बारे में भी उन्हें चेतावनी देनी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी परिषद क्या करेगी। उन्हें केवल परिणाम पता था, सभी मनुष्यों और विवाहित जोड़ों का नरसंहार। जिन लोगों का कोई मानव साथी था, उन्हें चेतावनी देना आवश्यक था। जब वह शटल पर पहुंचा, तो पायलट मेरिक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। चिकित्सक कॉल पीछे की धातु की बेंच पर सह पायलट के साथ सीट बेल्ट बांधे बैठा था। वोरिक जब भी शटल में होता था, सह पायलट लेरा की सीट पर बैठता था। शटल अंधेरे अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ गई। सतह तक का सफर धुंधला सा था, उसके दिमाग में बस अपनी साथी और बाकी सभी को बचाने का ही ख्याल था। उसे तो पता भी नहीं चला कि वे जमीन पर उतर चुके हैं। सर, पायलट मेरिक ने उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए पूछा। वोरिक ने पायलट की ओर देखा, जो धैर्यपूर्वक उसके उतरने का इंतजार कर रहा था। मुझे आपके सह पायलट की आवश्यकता है। हम जल्द ही वापस आ जाएंगे, उसने पायलट मेरिक को बताया। जी सर, मेरिक ने जवाब दिया और को पायलट लेरा को अपने फ्लीट कमांडर का अनुसरण करने का इशारा किया। वह तुरंत उठी और वोरिक और चिकित्सक कॉल के पीछे पीछे चली गई। वे छिपे हुए बंकर की सुरंग में दाखिल हुए। चिकित्सक कॉल ने अपनी दिशा देखकर आह भरी। सह पायलट लेरा ने भौहें चढ़ाते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, इतना बुरा है ना? फ्लीट कमांडर वोरिक ने उनकी ओर पीछे मुड़कर देखा और उन्हें एक कठोर निगाह से देखा। माफ कीजिए, महोदय, कॉल ने सिर झुकाते हुए कहा। वोरिक ने विशाल इस्पात के दरवाजे के बाहर पड़े पत्थर को उठाया और उससे दरवाजा खटखटाया। बड़ा धातु का पहिया घूमा और फिर दरवाजा खुल गया। जैक दरवाजे पर खड़ा था। जब उसने देखा कि कौन है, तो वह भौहें चढ़ाकर एक तरफ हट गया और कुछ नहीं बोला। उनके गुजर जाने के बाद जैक ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया और धातु के पहिए को घुमाने लगा। किसी के कुछ कहने से पहले ही फ्लीट कमांडर वोरिक ने तीखे स्वर में कहा, मुझे आप सभी से बात करनी है। अभी। मुझे आपकी मदद चाहिए। जैक ने वोरिक को एक पल के लिए गौर से देखा और फिर जोर से चिल्लाया, नियंत्रण कक्ष में सभी लोग, अभी। वोरिक चिकित्सक और सह पायलट को उस छोटे से कमरे में ले गया जिसे वे नियंत्रण कक्ष कहते थे और फिर इंतजार करने लगा। जो और नीसा सबसे पहले पहुंचे। सोफे की ओर चलते हुए जो ने नीसा का हाथ पकड़ रखा था और बैठते ही उसने नीसा का हाथ अपनी गोद में खींच लिया। उसने हाथ नहीं छोड़ा। उन्हें इस तरह साथ देखकर को पायलट दंग रह गई। उसने अभी तक उनके किसी साथी को नहीं देखा था। उसने सिर्फ उनके बारे में सुना था। इसके बाद शीला की बारी आई, जो सीधे जैक के पास गई। जैसे ही उसने शीला को बाहों में भरकर प्यार से चुमा, जैक के चेहरे पर तुरंत खुशी की चमक आ गई। इसके बाद शैडिक और कैरी अंदर आए। वे भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। कैरी ने वोरिक को घृणा भरी नजरों से देखा और शैडिक के साथ सोफे पर बैठ गई। शैडिक उसे एक खाली सोफे पर ले गया और बैठते ही उसे अपनी गोद में खींच लिया। वोरिक ने देखा कि कमरे में प्रवेश करते जोड़ों को देखते हुए लेरा की आंखें कितनी चौड़ी हो गई थीं। इसके बाद एलिस आई और उसके सामने आकर रुक गई। उसका जबड़ा कसा हुआ था, दांत भींचे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने ही वाली हो, फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। वह एक कुर्सी की ओर चली और बैठ गई, अपने हाथों को अपने चारों ओर लपेटे हुए। उसके सुंदर चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी थी। वह खुद को सिहरने से नहीं रोक सका। वह जानता था कि उसका यह व्यवहार उसी की वजह से था। चिकित्सक और सह पायलट दोनों ने वोरिक को सहम जाते हुए देखा। उन्होंने यह भी देखा कि वह उस युवा लड़की को किस तरह देख रहा था। सबसे आखिर में जेमी आया। उसने ऊपर देखा और पूरे समूह पर नजर डाली। उसकी नजर लेरा पर पड़ी। लेरा को देखते ही वह चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा गुलाबी पड़ गया। फिर वह जल्दी से सोफे पर जाकर बैठ गया। वह उसे लगातार देखता रहा, मानो उससे नजरें हटा ही न पा रहा हो। लेरा ने मुंह पर हाथ रखते हुए हल्की सी चीख निकाली। वोरिक समझ गया। कमरे में मौजूद हर किसी को यह बात स्पष्ट थी। जेमी और लेरा दोस्त थे। जब सब लोग व्यवस्थित हो गए, तो जैक ने वोरिक की ओर देखा। आपने कहा था कि आपको हमारी मदद की जरूरत है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?